द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने नव नालंदा महाविहार के सहयोग से बिहार के नालंदा में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। गुरु पद्म संभव को ये समझ लें कि भारत में जब पाल वंश का दौर चल रहा था 8वीं शताब्दी ईस्वी में, उस समय बौद्ध धर्म का जो एक संप्रदाय है, उप संप्रदाय कहेंगे उसको, वज्रयान का आगमन उसी समय हुआ है। 8वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाता है और वही वो दौर है जब युगाचार और कई प्रकार के बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय उस टाइम उभरे हैं। उसी वज्रयान से ही ये जो तिब्बत में लामावाद है, जिसमें दलाई लामा और ये सब होते हैं, वो वज्रयान शाखा से ही निकले हुए उप संप्रदाय हैं, जो लामावाद कहा जाता है उसको। तो ये सारा कुछ जो है ये सब उसी से आगे चलकर डेवलप हुए हैं। और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म गया है, वो जो पाल वंश का दौर चल रहा था, उसी टाइम कई नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार में पढ़ाने वाले कई बड़े विद्वान और संत भी कह सकते हैं इनको, ये आचार्य कमलशील, आचार्य दीपंकर अतिशा, ये सब नाम ऐसे हैं कि, और उसी में ये हैं आचार्य पद्म संभव जिनको कहा जाता है, जिन्हें रिनपोछे नाम से भी जाना जाता है। तो ये उसी दौर के, उसी समकालीन समय में रहे हैं ये सब के सब, और कई सारे विद्वान लगातार आते रहे हैं नालंदा महाविहार में भी और विक्रमशिला महाविहार में भी। और ये दोनों आज के बिहार में स्थित है। तो विक्रमशिला महाविहार तो अब बचा नहीं है, नालंदा महाविहार को फिर से डेवलप कर लिया गया है। विक्रमशिला महाविहार जो है वो आज एक यूनिवर्सिटी के तौर पर वो अलग ढंग का एक बन चुका है, महाविहार अब वो रहा नहीं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार के तौर पे ही आज डेवलप किया हुआ है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से आज जानते हैं। तो इसी आसपास में इन लोगों का कार्य क्षेत्र रहा है और यही गुरु पद्म संभव जो थे, यही बौद्ध धर्म को यहाँ से होते हुए, यानी कि आज के बिहार, बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे पाल वंश था, उसी पाल वंश वाले एरिया से होकर के सिक्किम होते हुए तिब्बत की ओर जाना, और उसी माध्यम से भूटान में भी, उसी माध्यम से नेपाल में भी, उसी रास्ते से होते हुए ये पूरे भारत के उत्तरी हिस्से में बौद्ध धर्म का जाना वैसे ही हुआ है। जबकि चीन वाले जो आज का एरिया है, चीन, तिब्बत को छोड़ दें, बाकी चीन का जो एरिया है, वो वहाँ जो बौद्ध संप्रदाय गया है, वहाँ वो मध्य एशिया से होते हुए गया है। और पहले यहाँ से मध्य एशिया गया, मध्य एशिया से फिर तिब्बत से जापान और कोरिया, ये सब हिस्से में फैलाव हुआ था। लेकिन तिब्बत में फैलाव इन्हीं लोगों की देन है। ये तिब्बत के बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं गुरु पद्म संभव। इन्हें भगवान बुद्ध के संदेश को भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत और हिमालय के क्षेत्रों में फैलाने का श्रेय दिया जाता है। ये एक तांत्रिक और योगाचार संप्रदाय के सदस्य थे और भारत में बौद्ध अध्ययन के केंद्र नालंदा में अध्यापन करते थे। गुरु पद्म संभव योग, तांत्रिक प्रथाओं से लेकर के कला, संगीत, नृत्य, जादू, लोक कथा और धार्मिक शिक्षाओं तक संस्कृति के कई पहलुओं के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म में जो तंत्र मंत्र आया है, जैसे वज्रयान या लामावाद में जो तंत्र मंत्र आ गया है, वो यहीं से गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में जान लें तो यह एक बौद्ध छत्र संस्था है, यानी कि अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, यानी कि इसी के अंदर ढेर सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो विश्व भर के बौद्धों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है। सर्वोच्च बौद्ध धार्मिक पदानुक्रम के संरक्षण में स्थापित IBC में वर्तमान में 39 देशों के 320 से अधिक संगठन, मठवासी और आम लोग शामिल हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और गुरु पद्म संभव। ये जो चित्र हैं ये गुरु पद्म संभव के हैं, जो पूजे जाते हैं आज भी। ये था आज का, इसी ढंग के अन अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।